नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि कल हमारा डिस्कशन हुआ था विधि धर्म के ऊपर, तो उसमें हम थोड़ा स्मृतिज और थोड़ा लॉ और थोड़ा धर्म, ये सब चीज़ों में हम चल रहे थे। तो आज आप थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। मैं बस ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये जो जिज्ञासा है इस विषय में कि आप मतलब स्मृतियों के विषय में जानने का क्या आपका ध्येय है? स्मृति के विषय में जानने का ये ध्येय है क्योंकि आज हम वर्तमान में जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जो सिस्टम है, चाहे वो देश का हो, चाहे एक शहर का हो, चाहे जिले का हो, चाहे देश से बाहर बाउंड्रीज का हो, तो हर जगह हम लोग एक चीज देखते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारी व्यवस्था क्या कहती है कि हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे या हमें उसके खिलाफ नहीं जाना मैं चाहिए। एक चीज मानने वाला हूँ जी कि अतीत की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास वर्तमान के कुछ सवाल होते हैं। जी हम मोस्टली ही अतीत को जब भी टटोलने होते हैं अपने, चाहे वो इतिहास के रूप में हो, कि जब हमारे पास सामने कुछ सवाल होते हैं, उनके आंसर हम कहाँ से ढूंढें, कैसे लोगों ने उसको ट्रीट किया करते आ रहे हैं लोग उस परंपरा को, और फिर हमारी कोशिश होती है इस बात में पाने की कि शायद कोई ऐसा अर्थ है जिससे कोई बात है जिसे जान के हमारी भविष्य में उन्हीं समस्याओं से जब कभी भी सामना हो तो वो अनुभव लोगों का काम आए। तो पर वर्तमान के हिसाब से हमें जो सोचना है वो दायरा थोड़ा ब्रॉड करना है। अगर हमारे पास स्मृतियों का हवाला है या कुछ धर्म के अंदर, जो हिंदू धर्म के अंदर विशिष्ट है, तो उसके अलावा और भी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अलग अलग बुक्स को या अलग अलग रिलीजियस को फॉलो कर रही है, और उसके आधार पे हमें अर्थ निकालने हैं कि भाई हम उन अर्थों को समाहित करते हुए इस लॉ की भावना की तरफ थोड़ा सा जरा गहराई से समझने की कोशिश करें। तो खास अगर आप चाहें तो मैं फिर कुछ कहने की कोशिश जी जी बिल्कुल। भाई स्मृतियों का जो उद्गम है, ये सब चीज़ें, ये सब वेदों से ही है। ठीक है, तो वेद की कुछ बाउंड्रीज होंगी कि हाँ इस इलाके में प्रचलित हुए शुरू देखिए, में। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कोई गाना गा दे जो उसका खुद का ही उसमें मंथन है, उस गाने की धुन को बनाने में, उसके शब्दों को बनाने में, वो जब वो उसको पब्लिक डोमेन में लेके आता है, तो अगर वो प्रसिद्ध हो पाता है, मैं थोड़ी सी बातें ज़्यादा गूढ़ ना कहकर सरलता से सेंटेंस को पूरा करने के लिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर वो उस गाने को सुन के अच्छा महसूस करता है तो वो उसे गुनगुनाने की कोशिश करता है। ये संभव नहीं है कि पहली ही मर्तबा उसे पूरे गाने के लिरिक्स याद हो जाए, पर उसका म्यूजिक उसे कन्वे होगा, उसकी धुन का जो तारतम्यता है वो आपको कन्वे होगी कि आप उसको पसंद कर पाए। खोज बस वहीं से शुरू हो जाती है। हम जब समझ लेते हैं फिर हमारे अंदर भी कुछ, क्योंकि ये बातें इनबिल्ट है हम सबके अंदर कि हर एक को कल्पनाएं सबके अंदर ही की जा सकती हैं, सभी करते हैं कल्पनाएं, या क्या कहते हैं, कोई इमेजिन करते हैं अपने आप को, तो वहाँ वो खुद भी सृष्ट करने की अपनी खुद की जो कैपेबिलिटी है उसको भी उससे जोड़कर कुछ और नवीन नृत्य रचता है, और कोई बेहतर धुन का परिष्कृत रूप से वो धुन और भी अच्छे रूप में सामने आती है। तो उसी तरीके से वो ज्ञान जो हमारा एक संस्कृति में जुड़ा हुआ है वो नित्य नवीन अपने आयामों को पाता रहता है और पाएगा। जब उस समय था तो उस समय के सारे सब्जेक्ट, उस समय की सोसाइटी, उस समय का टाइम, उस समय के सारे और सारे एलिमेंट वो उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। आज की तारीख में वो सारा का सारा ही रिलीवेंट हो जाएगा, ये शायद थोड़ी अति होती है। ठीक है जी तो फिर वर्तमान की जो स्थितियां हैं आजकल, जी जी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं अपने आसपास जी, में या देश विदेश में, भाई चाहे वो विज्ञान का फील्ड हो, जी जी चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, जी, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, साइंटिस्ट का हो, डॉक्टर्स का हो, एक बैलेंस शब्द आता है सब। जी। बैलेंस, वो बैलेंस हर जगह अप्लाई है, जी चाहे वो सोशल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे लॉ हो, सबका बैलेंस की बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर आप कर पाते हैं तो उसका इस्तेमाल, उसका अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं, पर अगर वो अनुशासित नहीं है तो बहुत बेहतर जरूरी है कि इस पूरे के पूरे अगर मानव सोच जो है वो बैलेंसिंग हो, यहाँ किसी को अति की जरूरत ना हो, किसी को अभाव की क्या नाम से अभाव का दुखी ना हो, तो उन सब चीज़ों को समाहित करने के लिए बैलेंस की आवश्यकता है। वो सारा ज्ञान हमारे लिए तभी कामयाब है जब हम उससे अपने बीच में बैलेंस डेवलप कर पा रहे हैं। अगर हम इन सबको जानने के बावजूद भी एक तरफ झोंक हो रहा है
तो वो मतलब सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी यूजफुल नहीं है। बात ये है कि आपको उन सब से जानकर, उन सबको जानकर उनसे बैलेंस बनाना है। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जिस बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, वो बैलेंस एक साधारण आदमी अपने जीवन में कैसे देखे? क्यों? इसका पीछे में सवाल ये है जी, क्योंकि कंटिन्यू करते हैं, पॉज करना। तो जी। जिस बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आज की तारीख में अगर हम देखें, कोई भी आदमी कुछ भी अपने ज्ञान के मुताबिक कुछ भी कर्म करता है, जी। तो वो समझता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ अपने रेस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत अच्छी। तो वो जो बैलेंस वाली बात है, वो बैलेंस पहले ये आप ये बताइए मेरे को, स्वयं का बैलेंस रखना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ क्या इतना उचित है, या वो सबको देखकर उस बैलेंस को नापना चाहिए? उस बैलेंस के पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, एक चीज हमारे व्यवहार में हमने देखी है, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे एक सिस्टम ये चलता है कि समझ आ जाना, कि आपको कब से समझ आई है। समझ का हमने ये लोकोक्तियों में भी एक तरीके से प्रसिद्ध है कि भाई मैं तब से समझ में, जब से मैंने मतलब अपने होश संभाला, ये शब्द आता है, होश संभाला या समझ आई। तो जो होश संभालने की जो सिचुएशन है, ये हर एक के साथ साथ थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अमूमन एक स्तर पे आकर आप ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ समझ को नहीं कहा जा सकता, पर आप अगर 16 साल की अवस्था में, 17 साल की अवस्था में, 18 साल की अवस्था में और एक जनरल सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ आपको ये मान लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, उस लॉ में हमने वहाँ पर एडजस्ट कर लिया कि 18 ईयर के अंदर, जब 18 साल के होते हैं तो आपको मान लिया जाता, समझदार मान लिया जाता, आपको कॉम्पिटेंट मान लिया जाता है कि आप वोटिंग करें और भी सिस्टम के अंदर हिस्सा बने। पर उससे पहले आपको ट्रीट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें, रेमेडी जो है वो आपको उसी नज़रिए से, दृष्टिकोण, वो निर्धारित पैमाना हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पर वर्तमान में वो 18 साल अगर हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया हुआ है, एक मैच्योरिटी का, एक मेजर उसका समझ का, तो उसी के आधार पे कुछ चीज़ बात धारण की ही है। आपको पहले मानना पड़ेगा 2+2 ये 4 क्यों होते हैं, ये सब मान लिया आपने, 2 ही क्यों होता है, प्लस ही क्यों होता है, आपने सबको एक्सेप्ट किया, तब आप उस कैलकुलेशन से आगे बढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 4 तक पहुंच पा रहे हैं, 8 तक पहुंच पा रहे हैं, 16 तक पहुंच पा रहे हैं, वो सब कैलकुलेशन है। पर आपको पहले बिलीव किया आपने, 2 ही है, 2 है, 2 है, क्यों है ये पता नहीं, उसका नाम 2 क्यों है ये भी पता नहीं, प्लस क्या होता है ये भी पता नहीं, पर जो उसके अर्थ कन्वे किए गए उसी को आपको लेके कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि अभी आपने बताया मेरे को कि 18 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र है कि जिसमें एक समझदार मान लेता है हमारा सिस्टम। हाँ, लॉ, बाय लॉ लॉ मान लेता है। बाय लॉ। इसमें आपका क्या कहना है कि भाई ऐसा वाकई में सत्य है ये कि 18 साल हुए जिस दिन पूरे उसको समझदारी आ गई? ऐसा भी है समाज में, ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि जिनकी उम्र 30 वर्ष है, थोड़ा मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, या और भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई बहुत से लोग ठीक है ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या बोलना है, किस समय पे क्या नहीं बोलना है। जैसे भी आपने बैलेंसिंग की बात करी, जो बैलेंसिंग हमारी चल रही थी, क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या उचित उसके पैरामीटर्स हैं, तो ऐसा कंसेप्ट कहाँ से आ गया कि आप 18 वर्ष की उम्र आई और आप समझदार हो गए? देखिए, जो मुख्य धारा की जो आबादी है, मुख्य धारा का मतलब जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जिसके पास अपनी शायद नीड फुलफिल करने के साधन है, उन सबसे जो इंटरेक्ट कर रहा है विषय, वहाँ वो ये करता है कि अब इसके आधार पर इनके लिए एक विधि बनाई जाए, कुछ स्पेशल है। जैसे मान लीजिए जो अपंग लोग हैं, उनको एक विशेष वर्ग है हमारी ही सोसाइटी के अंदर, वो उन्हें उनके लिए अलग बेहतर वो किया गया, क्लासिफिकेशन भी किया गया, समूह भी माना गया, अलग अलग तरीके से भी उन्हें ट्रीट किया गया, जहाँ जहाँ कुछ में समानता दिखाई दी। तो ये जो भिन्नताएं हैं उसी के आधार पर उन सबको एक साथ ही एडजस्टमेंट में लेना है, तो शायद हो सकता है वो स्वाभाविक हर एक के लिए न्यायोचित ना लगता हो, पर क्योंकि फिर भी एक पैरामीटर किसी न किसी स्तर पर डेवलप करना है, वो वहाँ पर आपको चाहे बेशक उसके कहीं कुछ डिसएडवांटेज को आपको रिमूव कहीं और कर दिया जा सकता है, पर आपको ये दिखाया जाता है कि भाई हमने एक, जैसे हमने एक प्रिंसिपल रखे, जाति, धर्म और क्या नाम, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरीके से ही स्टैंडर्डाइजेशन जो हर सोसाइटी के अंदर हमने डेवलप कर लिए और उसी के आधार पर हम उन चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें हम जो, जैसे जाति हो गया ये तो ठीक है जन्म से ही है, धर्म हो गया ये भी जन्म से ही है हमारे साथ में, लिंग हो गया ये भी हमारे साथ
सही है, जी, ठीक है। जी, जी। लेकिन ये चीजें सामने से हमें हमारे ऊपर फोर्स की जा रही है कि 18 वर्ष के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है ये उचित है? देखिए, अगर जहां आप ये कह रहे हैं कि आपको फोर्स की जा रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी समूह या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हैं। तो जहां दो हैं, तो वहां चाहे वो अकेले ही हों, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से नियमित होना पड़ेगा, एक दूसरे के परस्पर नियमित होना पड़ेगा। चाहे उसमें विषय अलग है कि कोई कौन इनमें से कौन होता है, पर होना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा एक आपके। तो इसलिए से जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं क्यों पालन करूं क्यों ना करूं, वो सब बातें आती हैं आपके जब आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या नाम से उपस्थिति है, उसके साथ में आपका इंटरेक्शन है। तो जो इंटरेक्शन है वहाँ फिर वो लॉ अप्लाई होना है कि नियमता जरूरी है, निर्धारित करना कि भाई नियम एक होना चाहिए जो स्वीकार्य हो, क्योंकि कन्वे करना है, अगर वरना लड़ते ही रहना है, यही है, वो भी एक नियम है, लड़ते रहना। एप्लीकेशन ऑफ लॉ वो अपनी जगह है, जी। ठीक है। और ये सारी चीजें कि आप दो आदमी खड़े हैं या आप अकेले भी हैं तो आपको किस तरह से रहना है नहीं रहना, वो सब चीजें अपनी जगह। हमारी बात बैलेंसिंग पे चल रही थी, जैसे कि जी समझ पा रहे हैं जी आप? जी जी। कि हमें बैलेंसिंग, हम बैलेंसिंग पर, आपने ही बोला कि 18 वर्ष की हमने एक बैलेंसिंग रखी है। जी जी। आपने कहा फिजिकली हैंडीकैपली, ठीक है। जी जी। तो इस तरीके से हमने एक अपना क्राइटेरिया बनाया है सिस्टम ने, हम्म। ठीक है। तो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, आप वो चीजें समझे थोड़ा जी सा। जी जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी, मतलब ये कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा पैरामीटर है या आपको उचित लगता है कि सिस्टम ने बना दिया 18 वर्ष की उम्र ही एक ऐसी है, क्या आपके नजरिए से ये उचित है? अगर आप मानसिक देखिए, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, पर हमेशा मेरिट पे डिसाइड हो रही है। हमारा जो एक तरीके का जो हमारा प्रैक्टिस का जो एक सिस्टम है, मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। अगर किसी चीज के अंदर अच्छे भी हैं और बुराई भी हैं, तो जो जहां उसका जो अच्छा जो वर्ग विषय जो है वो फायदे देने वाला जो है, वो अगर ग्रहा है तो उसे ग्रह करना चाहिए, उसके कुछ बुराई हो। जहां तक उसके बुरे पक्ष की बात है, वहीं ही लॉ आ जाता है कि आप उसको रेस्ट्रिक्टेड करते हैं कि कम से कम बुरा आ पाए, हमारे पास अच्छे से अच्छा हम हो पाए, क्योंकि वो हमारे लिए अनुकूल है। तो इसलिए हम वो बैलेंसिंग डेवलप करते हैं, वो सोसाइटी के अंदर बनाते हैं वो। तो मैं ये समझूं कि आपके हिसाब से जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी स्टैटिक रख दी गई है उम्र के, यहाँ पे इसको 18 वर्ष हो गया, तो वो डायनामिक होनी चाहिए कि सामने वाले आदमी के विवेक भी देखा जाए, उसका ज्ञान भी देखा जाए, उस हिसाब से उसने जो एक्ट किया है उस रेस्पेक्ट में फिर हमें उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई एक आदमी 17 साल और 11 महीने और इतने दिन का है, वो एक कत्ल करके आया है, जी जी जी, ये वो कुछ काम करके आया है, तो वो अपना सब नाबालिग हो गया, तो वो बैलेंसिंग वहां हो गई। और एक है कि आज भी उसने 18 वर्ष की उम्र में कदम रखा है तो आप बालिग हो गए, इसलिए आपके लिए ये धाराएं हैं। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि स्टैटिक जो है एक 18 वर्ष ये स्टैटिक होना चाहिए या थोड़ा डायनामिक होना चाहिए? देखिए, जहां तक उन एक्टों की बात है जिनका प्रभाव बहुत गहन है सोसाइटी पे और किसी दूसरे व्यक्ति पर, जी, उसको हमने विधि में परिवर्तन लाकर अब ये माना है कि जो डायनामिक है जी, कि भाई जैसा है उसके साथ थोड़ा, पर वहां भी हमने एक जगह जाकर रोक लगा दी। अगर हम मान लीजिए जो बहुत गहन अपराध है, वहां पर हम कुछ एक उम्र के बाद उससे नीचे नहीं उतरते, वहां भी हमने एक अवरोध लगा दिया कि चलो भाई 16 साल का भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम कर रहा है जो बहुत ज्यादा गंभीर है, तो उसमें उसके उस उम्र के लिहाजों को ना ज्यादा बहुत तवज्जो दी जाए, उसे उसी तरीके से ट्रीट की जाए जैसे मेजर है। तो ये चीजें भी हमने सेटल की हैं अपनी क्या नाम से सोसाइटी के एडजस्टमेंट के साथ साथ, जो नीड के हिसाब से बैलेंस करी हैं। इसका मतलब है ये सब चीजें डायनामिक है। हाँ, डायनामिक सिस्टम भी है हमारे यहाँ। कोई उदाहरण देंगे आप एक दो केस का, किसी चीज का? उदाहरण तो भाई साहब यही है कि जो निर्भया का केस हुआ उसके बाद जो ये चीजें आवाजें उठी हैं और कुछ परिवर्तन आए हैं, तो उसमें मैं एग्जैक्ट तो आपको शायद, क्योंकि मैं अगर आप मुझसे कोई लीगल कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहेंगे तो मैं उसको आपको शायद प्रॉपर तरीके से सही आंकड़ों और सही बात को ढूंढ कर ही बता पाऊंगा, क्योंकि चर्चा जो है वो एक आम चर्चा हम कर रहे हैं नॉर्मल, तो हम इस पर थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर सकते हैं। कोई स्पेशल बात है कि भाई इसको बिल्कुल इसका जवाब ही चाहिए, तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं आपको मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा कि हम मेरा जानने का इस बात को ये मकसद था जी सर, कि जैसा कि आपने कहा कि हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग उसके लिए उसका आप तभी उपयोग ढंग से कर सकते हैं। होती है ये अलग विषय है, होती है नहीं दिखती क्यों नहीं होती, ये एक बहुत सारे अलग विषय हैं, पर होनी चाहिए। होने से ही आप उसे एक अनुशासन है, बैलेंस है, एक
आपने सबको कोरिलेट कर रखा है बिल्कुल, तो आप उससे कुछ वर्क ले सकते हैं। पर जो अनुशासित नहीं है तो वो थोड़ा सा वैसी स्थिति होती है कि नहीं आप उससे कर पाते। बैलेंस स्कूटर चल सकता है, साइकिल चल सकती है, पंखा बैलेंस में, सब चीज़ें बैलेंस में, वो आपको वर्क दे रही हैं। जहाँ वो डिसबैलेंस होती हैं वहीं स्थिति थोड़ी जो फिर शिकायतें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में आने वाले 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो सिस्टम्स हैं अनुशासन के, क्या ह्यूमन बीइंग उसको नेचुरली धीरे धीरे उनको ऐसे अडॉप्ट करना सीख लेगा या शुरू कर देगा कि इन सब अनुशासन जो जबरदस्ती का फोर्सेबल अनुशासन है, जी जी, कि उन सब चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े आगे को? देखिए ऐसा है, हम आज अगर अस्तित्व हमारा है और हम जितनी भी मनुष्य के लिए क्या कहते हैं उसके आसपास के विषय में इतने विषय देख रहे हैं, मनुष्य से जुड़े भिन्न भिन्न कृत्रिम विषय देख रहे हैं जो हमने बनाए हैं, घर बना लिए और दुकान बना ली, सामान बना लिए, साधन बना लिए, ये सब चीज़ें जो हमने बना ली हैं, इनसे अलग हटके एक इंसान के लिए ये जो चीज़ थी, आपने क्या क्वेश्चन था आपका? भविष्य में जी जी अनुशासन जो है जो फोर्सेबली है, जी जी, तो उसको ह्यूमन बीइंग नेचुरली खुद ही अडॉप्ट करके खुद ही अपने आप अनुशासित उसने हर तरीके से जी के देख लिया है। मनुष्य ने अपने उद्गम से लेकर अब तक हर तरीके से जी के देख लिया है, जानवर बनकर भी और भगवान बनने की कोशिश करके भी। दोनों ही चीज़ को संस्कृति ने देखा है, मानव संस्कृति ने देखा है कि भाई ऐसे भी जिया जा सकता है, ऐसे भी जिया सकता है। और डिपेंड वो करती है उसके खुद के ऊपर, नेचर के ऊपर, और जो प्रकृति है उसके ऊपर कि वो चाहती है, प्रकृति क्या चाहती है। उस विषय में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। ये तो हम तो उसका केवल अपने सीमित ज्ञान के आधार पर उसको केवल देख के उसको बता सकते हैं कि हमने ये समझा, बस। इसके अलावा वरना वो हमारी पहुँच के दायरे में से बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। हम तो केवल जहाँ से जैसा दिख रहा है और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसा दिख रहा है, पर वो पूरे सत्य है ऐसा कोई दावा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी अपने अपने अनुभूतियों को उसके साथ में जीता है, वही उसका अपना जीवन का एक तरीका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत भी सर आनंद आया। श्री हरि। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।